डियर स्टूडेंट्स, आई एम आदिल रज़ाक और आज हम अपना चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इंतहाई अहम टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इससे रेलेवेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रेलेवेंट एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये जो टॉपिक है ये एंटी टेस्ट में भी है, तो लिहाजा आपने इसको गौर से देखना है। देखिए जी, सबसे पहले आपको जो है इनका कंपैरिजन आ सकता है कि आप इनकी डेफिनेशन बताएं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोलते हैं द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी अटेन कर लेंगे। इसकी सिंपल सी मिसाल क्या है कि जब आप बटन दबाते हो तो आप देखते हो कि पलक झपकते ही लाइट या फैन जो है वो आपका टर्न ऑन हो जाता है। अब सवाल ये है कि इतना क्विक कैसे कि आप इधर से बटन दबाते हैं साथ ही जो है वो लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। तो उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप बटन दबाते हैं आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस पड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही जल्दी और क्विकली जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है और पंखा या लाइट जो भी है वो टर्न ऑन हो जाती है। अब जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो उस टाइम भी कंडक्टर के अंदर चार्जेस मौजूद हैं और वो मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी मोशन से अब करंट नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपका बटन ऑफ हो और पंखा या लाइट जो है वो चल रही हो। उसकी वजह क्या है कि हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की। अब ये देखें, हमने कहा जी थर्मल वेलोसिटी क्या होती है। थर्मल मीन्स हीट, टेम्परेचर। तो हम कहते हैं द रैंडम वेलोसिटी ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की हुई तो उस टाइम जो मोशन होगी चार्जेस की उसको हम बोलते हैं कि अब इनकी एक थर्मल वेलोसिटी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूले आगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होता है I/NAE, जबकि I करंट, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A एरिया ऑफ कंडक्टर हम कहते हैं, E हम बोलते हैं जी एक सिंगल चार्ज, ठीक है। जबकि यहाँ पे थर्मल वेलोसिटी का फार्मूला है V = √3kT/m होल अंडर रूट, ठीक है। ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट टेम्परेचर के, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो हम रूम टेम्परेचर लेते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडम मोशन भी बढ़ जाएगी इनकी, ठीक है। उसके बाद जी वैल्यू, ये वैल्यू आपको एमसीक्यू में आ सकती है। तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या हम इसको ये भी कहते हैं जी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। जबकि थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू जो है बुक में लिखी हुई है कि ये होती है सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने डायग्राम है। ये कंडक्टर है, इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की, एक बैटरी लगाई हुई है, तो चार्जेस को एक डायरेक्शन मिल गई, चार्जेस एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमें पता है जी इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो हम यहाँ पे उसको देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो आपने कहना जी कि इलेक्ट्रॉन -E की डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेंगे कि वो एक एवरेज वेलोसिटी गेन करेंगे, उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जबकि यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आपके पास देखें जी कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर जो आपके पास चार्जेस हैं उनकी रैंडम मोशन है, कोई किधर जा रहा है कोई किधर जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे कोई नेट करंट नहीं है, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है, जबकि यहाँ पे एक करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये जी हमारे पास था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी का कंपैरिजन। अब इसके रेलेवेंट जो हैं कुछ एमसीक्यू था, जरा उसको भी देखो। जब आप एक कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं जी I है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो उसके हर पॉइंट पे होती है। याद रखना कि कंडक्टर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बुक की लाइन है, ठीक है। कि जब भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के हर पॉइंट पे सेटअप हो जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ एंड पॉइंट्स पे। याद रखना, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि अगर आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है तो बताएं जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी, एवरी पॉइंट पे होगी, जो है उसके टॉप पे होगी, उसके एंड पॉइंट्स पे। तो आपने कहना जी कि हर पॉइंट पे होती है, ठीक है। तो ये था जी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी का कंपैरिजन। इस फार्मूले से रेलेवेंट जो है वो एक्सरसाइज में एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम ओहम्स लॉ पढ़ लेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे लगेगा।
तो जब हम ओहम लॉ पढ़ेंगे फिर मैं इस टॉपिक को उसके साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ करंट के सोर्स ऑफ करंट क्या होता है। तो अब आपने मेरी बातों को तवज्जो के साथ सुनना है। अब जो है हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ करंट के करंट का सोर्स क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को हमने देखना है कि हमारे पास जो है सबसे जो पहला सवाल है वो ये है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू फ्लो ऑफ करंट, कि करंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, करंट कब फ्लो होता है और कब फ्लो नहीं होता। तो हमने कहा जी देखें, करंट फ्लो होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव और ये हमारे पास एक नेगेटिव। पॉजिटिव हमें पता है ये हाई पोटेंशियल होता है, याद रखिए, और नेगेटिव ये होता है लो पोटेंशियल। जब आप इसको किसी वायर के साथ जोड़ोगे तो यहाँ से करंट आई जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और करंट के लिए अगली बात, एक क्लोज पाथ होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा, क्लोज्ड पाथ, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है कि करंट के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ये कन्वेंशन है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें चार्ज पे वर्क करना पड़ता है, वो मैं आपको आगे जाके बात समझाऊंगा, ठीक है। तो पहली आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी बात ये है क्लोज पाथ। अब यहाँ से आपको सवाल ऐसे भी आ सकता है जी कि अगर आप बेयर फुटेड जमीन के ऊपर खड़े हैं और आप किसी लाइव वायर को आप टच करते हो तो क्या आपकी बॉडी में से करंट गुजरेगा या नहीं गुजरेगा। तो आप कहेंगे कि जी करंट गुजरेगा, क्योंकि आप बेयर फुटेड है, ऊपर हाई पोटेंशियल जमीन है, लो पोटेंशियल, तो आपकी बॉडी में से करंट गुजरेगा, आपको करंट फील होगा कि ये करंट जो है मुझे लगा है। लेकिन जैसे ही आप जो है वो प्लास्टिक के स्लीपर पहन लेते हो या किसी लकड़ी के टेबल पे खड़े हो जाते हो या कोई भी इस तरह का जो है इंसुलेटर अगर है आपके पैरों के नीचे, तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, अब आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि गीले हाथों के साथ आप कोशिश करें कि आप बटनों को ना ही हाथ लगाएं, उसकी वजह ये है। उसके बाद व्हाई डज अ सेल स्टॉप्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये आपको मैं एक बहुत बेसिक और एक बहुत ही आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम छोटे बच्चे होते थे तो हम खिलौनों के साथ खेलते थे और उन खिलौनों के अंदर सेल पड़ते होते थे, ठीक है। खिलौना नया आना, पेरेंट्स ने हमें नए सेल लेके देने, जब नए सेल हमने डालने तो उस खिलौने की आवाज़ और उसके अंदर जो छोटी छोटी जो बत्तियां लगी होती थी, जो छोटे छोटे बल्ब लगे होते थे, वो ब्राइटनेस ज़्यादा देते थे, ठीक है। लेकिन हमने फिर सारा दिन उसके साथ खेलते रहना और शाम को जनाब जब हमने उसको दोबारा चलाना तो उसकी आवाज़ मदम हो जानी और उसकी लाइट जो है वो भी डिम हो जानी। तो हमारे पेरेंट्स ने कहना देखें जी इसने एक दिन में ही खेल खेल के सारे सेल ख़त्म कर लिए। अब सवाल ये है कि सेल जो है वो करंट देना क्यों रुक गया। नया सेल था, सुबह तो बिल्कुल ठीक चला, शाम तक जो है उसे क्या हुआ, अब उसका करंट क्यों कम हुआ है। तो हम कहते हैं सिंपल जी बात ये है कि ये आपके पास एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव। अब एक्सटर्नली जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करता है, ठीक हो गया, ये करंट फ्लो है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो होता ये है कि करंट फ्लो हो के इनका पोटेंशियल सेम हो जाता है, मतलब ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाते हैं। अब देखो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो यही वजह है कि करंट की वैल्यू फिर क्या हो जाती है, जीरो। तो यही वजह है कि एक सेल जो है वो ख़त्म हो जाता है, हम कहते हैं कि सेल ख़त्म हो गया जी, डिस्चार्ज हो गया। उसकी वजह ये है कि अब उसके दोनों टर्मिनल जो हैं वो क्या हुए, वो सेम पोटेंशियल पे आ गए। और अभी मैंने पढ़ाया कि करंट फ्लो करवाने के लिए देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो हम कहेंगे जी अब जो है वो करंट जीरो हो गया। शुरू में करंट होता है मैक्सिमम जब नया नया सेल हो, फिर आस्ता आस्ता करंट जो है वो कम होते 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 इवेंचुअली उसका करंट क्या है वो जीरो हो जाता है। और रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। अब क्या है, अब हमारा अगला सवाल ये है कि व्हाट शुड बी द कंडीशन टू ऑब्टेन कांस्टेंट करंट। अब हमें तो कांस्टेंट करंट चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके घर में एनर्जी सेवर लगा हुआ है, तो अगर आप बटन ऑन कर दोगे तो वो चलता रहेगा कांस्टेंट। अब सवाल ये है कि वो जो बल्ब है वो कांस्टेंट ग्लो कर रहा है, उसकी रीजन क्या है। हमने कहा जी रीजन ये है कि हमने उसको एक कांस्टेंट करंट प्रोवाइड किया। अब सवाल ये है कि कांस्टेंट करंट कैसे आएगा, तो हमने कहा जी एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट शुड बी द कंडीशन टू ऑब्टेन कांस्टेंट करंट, तो हमने कहा कि कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो, यहाँ पे नेगेटिव हो, ये जो है करंट ऐसे जो है वो फ्लो करता रहेगा, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास हर हाल में कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है
तो आपको कांस्टेंट करंट मिलता रहेगा। एक बात याद रखना कि ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, ये याद रखना। करंट वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज करंट पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये चीज़ आगे जाके आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं। करंट किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा, ये याद रखिए। अब अगली बात, व्हाट इज अ सोर्स ऑफ करंट? तो हम कहते हैं जी सोर्स ऑफ करंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, अ सोर्स, एक ऐसा सोर्स, अ सोर्स विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल सोर्स, जो एक नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कहते हैं सोर्स विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चलें आसान कर लेते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक हो गया। एक ऐसा सोर्स जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ करंट। ये आपकी बुक में सेम जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है, आपने इसको अच्छी तरह से वहां से देख लेना, ठीक है। अब हमारे पास सोर्स ऑफ करंट क्या है जी? हमारे पास सेल्स हैं। सेल्स क्या हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। प्राइमरी होते हैं वो सेल जो चार्जेबल ना हो, सेकेंडरी होते हैं जो चार्जेबल हो। अब सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, C फॉर केमिकल, E फॉर इलेक्ट्रिकल। उसके बाद जी हमारे पास जो है जो अगला सोर्स है जिसमें कन्वर्जन हो रही है, जनरेटर। जनरेटर भी हमारे पास क्या है जी? सोर्स ऑफ करंट है। इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। M फॉर मैकेनिकल, E फॉर इलेक्ट्रिकल। इसके बाद जी हमारे पास सोलर सेल है। ये आप देखते हैं बहुत से लोगों ने घरों के ऊपर जो है वो पैनल लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे जो आपके पास सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी ये कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह जी आपके पास जो है वो हम कहते हैं कि थर्मोकपल है, मतलब डिफरेंट आपके पास जो है वो सोर्स ऑफ करंट हो सकते हैं कि जिनके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो हो रही है। मेन आइडिया क्या है कि नॉन इलेक्ट्रिकल को आपने इलेक्ट्रिकल के अंदर कन्वर्ट करना। तो दिस इज योर टॉपिक ऑफ टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से देखोगे, समझोगे। इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये सारे कंसेप्चुअल हैं, इनको जो है आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, तभी आप जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट्स को आप ग्रैब कर सकते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।